नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते कहर की। बंगाल चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री की। बताएंगे चुनाव आयोग के एक्शन पर क्या रहा टीएमसी का रिएक्शन। जानेंगे कि किसानों के आंदोलन में क्या रहा दिन भर का हाल। और बुलेटिन के आखिर में बात आरटीजीएस की सुविधा में पेश आई अड़चन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मुसीबत के लगातार बिगड़ रहे हालात। पहली बार राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। बुधवार को शाम 6 बजे होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी लेंगे हिस्सा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने संभाला कार्यभार। सुनील अरोड़ा के स्थान पर बने देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। 1980 बैच के अधिकारी हैं सुशील चंद्रा। असम के चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस के सहयोगी दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 8 उम्मीदवार भेजे गए छत्तीसगढ़। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त की खबरों के चलते भेजा राज्य से बाहर। 2 मई को नतीजे आने तक उम्मीदवारों के छत्तीसगढ़ में रहने की संभावना। लॉकडाउन में प्रवासी बच्चों और प्रवासी मजदूरों के बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सभी राज्यों को डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश। इसके साथ ही राज्यों की ओर से इन्हें क्या सुविधाएं दी गई है, इसके बारे में भी जानकारी देने को कहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 660 अंकों की बढ़त के साथ 48,544 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 194 अंकों की बढ़त के साथ 14,504 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश भर में स्वास्थ्य मुसीबत का कहर बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों के आंकड़ों में हर दिन 1.5 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी टीकाकरण और टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकारें पाबंदियों पर जोर दे रही हैं और कुछ जिलों में पूर्णबंदी भी लगा दी गई है। तो आखिर क्या है महामारी के आज के आंकड़े और कैसे पैर पसार रही है ये स्वास्थ्य मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में महामारी संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है। भारत अमेरिका के बाद दुनिया में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 12 लाख के आंकड़े को पार कर गई। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां नए मामलों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी आंकड़े डराने वाले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में महामारी के 1,61,736 नए मामले सामने आए। देश में अब तक महामारी से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,36,89,453 है। भारत में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,22,53,697 है। भारत में महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,71,058 है। देश में अब तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 12,64,698 है। भारत में अब तक कुल वैक्सीनेशन 10,85,33,085 पहुंचा है। पिछले कुछ दिनों में देश में लगातार 1.5 लाख से अधिक महामारी के मामलों की पुष्टि हो रही है, जिसे लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्य तो अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का विचार कर रहे हैं। इसी को लेकर कल महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधा और पूछा कि लॉकडाउन नहीं लगाने के अलावा कोई उपाय है तो बताइए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में संपूर्ण बंदी का विरोध किया था। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के संकेत दे चुकी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। अब देश की जनता को भी संपूर्ण बंदी का डर सताने लगा है। जबकि एक तरफ महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, तो कई राज्यों में वैक्सीन की कमी हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के जो आंकड़े हैं उससे लोगों में डर बैठ गया है, लेकिन चुनावी राज्यों में इस महामारी का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब हर दल के नेता इन दिनों पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस चुनाव प्रचार के लिए अब तक जहां बीजेपी और टीएमसी अपनी ताकत दिखाते फिर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए एंट्री करने वाले हैं। तो आखिर कब और कहां से होगी राहुल गांधी की चुनावी रैली, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी 4 चरणों का मतदान होना बाकी है, जिसके लिए नेताओं का जोर इन दिनों जनता के बीच जाकर अपना दमखम दिखाने में लगा है। राज्य में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और वामदल के गठबंधन ने मुकाबले को त्रिकोणीय रूप दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस वामदल गठबंधन भी जनता के बीच चुनाव प्रचार करने में पूरा जोर लगा रहा है। बीते 4 चरणों में चुनाव प्रचार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद को बंगाल
से दूर रखा। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी बंगाल से खुद को दूर रखे हुए हैं। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी का पूरा जोर असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए होने वाले मतदान में था। ऐसे में इसे कांग्रेस की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बंगाल के रण में उतरने को तैयार हो चुके हैं। बंगाल में 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को मतदान है, जिसके लिए राहुल गांधी अब 14 अप्रैल को सिलीगुड़ी के माटीगारा नक्सलबाड़ी क्षेत्र से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर में उनकी रैली होगी। बता दें कि कांग्रेस बंगाल में 92 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी का अब तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाना कई सवाल उजागर करता है। बीते दिनों जिस तरह से ममता बनर्जी चिट्ठी लिख कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर चुकी हैं, उसके बाद से राहुल गांधी की चुनाव प्रचार से दूरी इस बात की ओर भी संकेत देती है कि राहुल गांधी बंगाल में बीजेपी से लड़ रही ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार कर उनको कमजोर करना नहीं चाहते। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपना पूरा जोर केरल और असम जैसे राज्यों में लगा रखा था, जहां पार्टी के सरकार बनाने की पूरी उम्मीदें नजर आ रही थी। अब ऐसे में इस पर सभी की नजरें बनी हुई है कि अब अंतिम चरणों के लिए चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का प्रचार महज एक खानापूर्ति तो नहीं है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। तो वहीं ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए 24 घंटे का बैन लगा दिया। अब आयोग के इस एक्शन के बाद ममता बनर्जी की नाराजगी बढ़ती दिखी। तो वहीं टीएमसी को सभी विपक्षी दलों का साथ भी मिला। तो आखिर ममता बनर्जी को किसका मिला साथ और आयोग के एक्शन पर क्या रहा ममता का रिएक्शन, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में नए नए सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विरोध भी चरम पर है। सीएम ममता बनर्जी के प्रचार पर लगे 24 घंटे के बैन को टीएमसी के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने एक तरफा बताया। ममता बनर्जी ने गले में काले रंग की चादर लपेटकर धरना दिया। ममता व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता के गांधी मूर्ति स्थल पर पहुंची, जहां ममता ने एक पेंटिंग भी बनाई। ममता ने 3 घंटे तक धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। धरना स्थल पर ममता अकेले ही बैठी, बाकी टीएमसी के नेता गांधी मूर्ति के आसपास इकट्ठा रहे। दरअसल बीजेपी ने ममता के बयान पर आपत्ति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ममता के कोलकाता में धरने पर बैठने के साथ ही बंगाल में जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी आयोग के फैसले के खिलाफ धरना दिया। यही नहीं, टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग के इस एक्शन के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो इसे लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप हमें हरा नहीं सकते तो आप हम पर प्रतिबंध लगाएं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा कि हमें हमेशा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह था। अब ये स्पष्ट है कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारे पर है और उनके सीधे आदेश के तहत काम कर रहा है। लोकतंत्र की हर संस्था से आज समझौता किया जा रहा है, हमें क्या उम्मीद है। क्रिकेटर और टीएमसी नेता मनोज तिवारी ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिवस बताया है। वहीं टीएमसी ने भी ये साफ कर दिया है कि ममता बुधवार को कूच बिहार का दौरा करेंगी। दरअसल कूच बिहार की घटना के बाद से ही बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया था और इस घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के आपत्तिजनक बयान पर आयोग की तरफ से कार्रवाई न करने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। कूच बिहार की घटना के बाद से आयोग ने 72 घंटे तक सियासी दलों के नेताओं के जाने पर रोक लगाई थी, जिसकी समय सीमा खत्म होने के बाद ममता वहां जाएंगी। चुनाव आयोग ने बैन किया तो ममता बनर्जी ने धरना दिया। वैसे धरना तो किसानों ने भी दिया है। किसान लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो कृषि कानून सरकार किसानों के हित में बता रही है, उसी कृषि कानून को किसान नुकसानदायक बता रहे हैं, जिसके चलते अब सरकार और किसानों का ये गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब किसान अपने आंदोलन में रफ्तार लाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव भी कर रहे हैं। तो आखिर दिन भर कैसा रहा किसानों के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर बैठे हैं। उनका ये आंदोलन सर्दियों से शुरू हुआ था, जो अब गर्मियों में प्रवेश कर चुका है। इस बीच किसानों के सामने अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए रुकावटें तो जरूर आईं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने उस रुकावट को भी खत्म कर दिया। मगर अब किसानों के आगे चुनौती है तपती गर्मी की।
लेकिन इससे भी निपटने के लिए किसानों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और किसानों की तमाम तैयारियों को देखते हुए इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन सरकार तो किसानों की मांग सुनने के बजाय चुनावों में व्यस्त है, लिहाजा सरकार और किसानों के बीच लंबे समय से बातचीत भी बंद है। ऐसे में किसानों ने आज यानी 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया। तो वहीं 14 अप्रैल को किसान संगठन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाएंगे। अब सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए किसान लगातार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मुसीबत भी अपना कहर फैलाती जा रही है, जिसके चलते एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसान नेता बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि महामारी फैले या लॉकडाउन हो, आंदोलनकारी किसान बॉर्डर क्षेत्र से नहीं हटेंगे। किसानों को लामबंद करने के लिए गतिविधियां जारी रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार किसानों के प्रति चिंतित होती तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं। दिल्ली बॉर्डर क्षेत्र में बैठे किसानों के बीच महामारी का कोई रोगी नहीं है। महामारी का डर फैलाया जा रहा है ताकि आंदोलन खत्म हो सके। अब इन सब के बाद सरकार इस पर क्या जवाब देती है और सरकार आखिर कब किसानों की मांग पर ध्यान देती है, इस पर हर किसी की नजरें बनी हुई है। किसानों के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार घिरी हुई है। वैसे इस आंदोलन का सरकार पर तो असर पड़ता नहीं दिख रहा है, लेकिन इन सब से हरियाणा की खट्टर सरकार जरूर मुश्किलों में घिरी हुई है। और इसी बीच अब खट्टर सरकार की ओर से किए गए तमाम दावे और इंतजाम नाकाफी साबित होने की खबर आ रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की रिवायत है जुमले और दावे करने, और बीजेपी अपनी रिवायतों को बखूबी पूरा करती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी जनता को आश्वासन तो बहुत देती है पर उसे पूरा नहीं करती। बीजेपी जनता से दावे तो बहुत करती है, लेकिन उन दावों को खुद ही भूल जाती है। और बीजेपी की नेतृत्व वाली खट्टर सरकार भी इस रिवायत को बखूबी निभा रही है। दरअसल हरियाणा सरकार के गेहूं खरीद को लेकर किए गए तमाम दावे और इंतजाम नाकाफी साबित हो गए। हालात ऐसे बन गए कि मंडियां गेहूं से भर गई हैं और उठान नहीं हो पा रहा। मंडियों के हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई, जबकि महज 2,80,000 मीट्रिक टन गेहूं का ही उठान हो पाया। इसके चलते अब हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 18 मंडियों में गेहूं की ज्यादा आवक होने से गेहूं खरीद पर रोक लगा दी। ये रोक 24 घंटे के लिए लगाई गई है। इसके बाद से विपक्ष खट्टर सरकार को घेरने में जुट गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी खट्टर सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट पे लिखा कि रोज नया किसान विरोधी फरमान, अब तोड़ेंगे मोदी खट्टर सरकार का अभिमान। 24 घंटे के लिए गेहूं खरीद बंद क्यों? कभी आड़ती पर बंदी, कभी बारदाने पर तंगी, कभी मंडी पर तालाबंदी, कभी गीली फसल पर पाबंदी। बीजेपी जेजेपी है किसान विरोधी जुगलबंदी। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के चलते किसान पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा सरकार पर ही पड़ा। ऐसे में हरियाणा सरकार अपने दावों में और इंतजाम में सफल न होने के बाद घिरती हुई नजर आ रही है। तो आखिर अब कैसे अपनी नाकामियां छिपाएगी खट्टर सरकार, इस पर सभी की नजर बनी हुई। हरियाणा की खट्टर सरकार घिर चुकी है। कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली खट्टर सरकार हित में कदम नहीं उठाती है। वैसे हित की बात करें तो भारत अमेरिका के हित के लिए जरूर मददगार साबित हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक का अनुमान है। दुनिया में बीजिंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अमेरिका उभरते चीन को रोकना चाहता है, जिसके लिए भारत अमेरिकी थिंक टैंक की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। तो आखिर कैसे भारत हो सकता है मददगार, देखिए ये रिपोर्ट। जो बाइडेन ने पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अमेरिकी हितों के रक्षा करने की बात कही है, लेकिन इन सब के बीच दुनिया में बीजिंग के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। ये कहना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति संबंधी मुख्य अमेरिकी थिंक टैंक का। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका उभरते चीन को रोकना चाहता है, तो उसके लिए उसे भारत के साथ की जरूरत होगी। ऐसे में उसके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण अन्य कोई देश नहीं है। थिंक टैंक इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें ये बात सामने आई है, अगर अमेरिका ने जल्द ही आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था पूर्व दिशा की ओर से स्थानांतरित हो जाएगी और अमेरिका इस बारे में कुछ खास नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि चीन के कारण आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी चुनौतियां
बढ़ने के बीच भारत और अमेरिका के हित समान हैं। ऐसी स्थिति में अधिकतर विकसित देशों में लोकतांत्रिक नियम कायम रहेंगे, क्योंकि विकासशील देश बीजिंग मॉडल के बजाय दिल्ली मॉडल को देखेंगे। थिंक टैंक ने कहा, अमेरिका उभरते चीन को रोकना चाहता है और ऐसे में भारत से महत्वपूर्ण कोई अन्य देश नहीं है जिसका आकार बहुत बड़ा है, जिसके पास अत्यधिक कुशल तकनीकी पेशेवर हैं और जिसके अमेरिका के साथ मजबूत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर RTIF के सदस्य एवं रिपोर्ट के सहायक लेखक डेविड मौशेला ने कहा कि जो ताकतें अमेरिका और चीन के बीच मतभेद बढ़ा रही है, वही ताकतें अमेरिका और भारत को निकट ला रही है। अमेरिका, भारत और चीन के संबंध आगामी कई वर्षों तक वैश्विक प्रतिद्वंदिता और डिजिटल नवोन्मेष को आकार देंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अनुसंधान एवं विकास, मशीनों संबंधी जानकारी विश्लेषण, उत्पादन के डिजाइन और जांच और IT और जीव विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में अहम प्रगति कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात RTGS की सुविधा में आ रही अड़चन की। एक बैंक खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए RTGS का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि RBI ने 14 घंटे के लिए इसे बंद करने का फैसला किया है, लेकिन NEFT की सुविधा मिलती रहेगी। तो क्या है RBI के इस फैसले के पीछे की वजह, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसका इस्तेमाल एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है। RTGS 2 अलग अलग बैंकों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का सबसे तेज तरीका है, यानी जैसे ही पैसा ट्रांसफर कराने की कमांड दी जाती है, तुरंत पैसा सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अब 14 घंटे के लिए ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। दरअसल RTGS सेवा 18 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि से लेकर अगले दिन दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद RTGS प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने तथा डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए RTGS को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा, जिसके कारण 14 घंटे तक ये सुविधा ग्राहकों को नहीं मिल पाएगी। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां ये सुविधा 24 घंटे काम करती है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में ये घोषणा की थी कि RTGS और NEFT जैसी सुविधाएं अब अन्य कई स्थानों के लिए भी शुरू की जाएगी। इस प्रावधान में RBI ने फिनटेक और पेमेंट कंपनियों को भी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के इन दोनों विकल्पों में शामिल किया है। अभी ये सेवा सिर्फ बैंकों के लिए उपलब्ध है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।